हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ताकल कॉन्सेप्ट। बैंकिंग अवेयरनेस की इस नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे पिछली बार टाइप्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद में हमने देखा था कि किस तरीके से पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम काम करता है, तो उसके बारे में आज जानेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ देखने और सीखने को मिलेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आरबीआई का एक वर्क है, और आरबीआई का क्या वर्क है उसको हम बोलते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो देखिए यहां पर आपको पहले समझना होगा कि व्हाट इज पेमेंट और सेटलमेंट। पेमेंट और सेटलमेंट का मतलब यह है कि अगर हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर पेमेंट करता है तो ये तो सीधा सा पेमेंट है। ए ने बी को कुछ पैसा दिया, मान लीजिए कुछ कैश दिया, मनी दी, तो अब देखिए इसको हम बोलते हैं पेमेंट, यानी ए बी को पे कर रहा है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि ए ने बी को ये बोलकर पैसा दिया कि तुम सी को दे देना। तो अब देखिए एक्चुअली ए का पेमेंट तो सी को होना है, लेकिन उसने एक्चुअली किसको दे दिया है? अभी बी को दे दिया है। और अगर बी को दे दिया है तो जब वो सी के पास जाएगा तो ए और सी के पेमेंट का सेटलमेंट हो जाएगा। यानी ए का पेमेंट पहुंचना तो डेस्टिनेशन सी पर था, लेकिन उसने जब बी को दिया और बी को बोला कि आप सी को दे देना, तो जब ये बी का पेमेंट सी के पास पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे कि ए और सी के बीच में जो पेमेंट हुआ था इनडायरेक्टली उसका सेटलमेंट हो गया। तो इसी को हम सेटलमेंट बोलते हैं। तो जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक एटीएम है और वो एटीएम मान लीजिए एसबीआई का है, लेकिन आपको एसबीआई की ब्रांच नहीं मिलती, एसबीआई का कहीं एटीएम नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हैं? पीएनबी के खाते में से, पीएनबी के एटीएम में से पैसा निकाल लेते हैं। अब आप देखिए आपका अकाउंट तो एसबीआई के साथ में, और आपने एटीएम से पैसा कहां से निकाल लिया? आपने तो यहां से निकाल लिया। तो इनके बीच में जो होगा वो भी एक सेटलमेंट का टाइप है। यहां पर भी तो सेटलमेंट होगा। पीएनबी एसबीआई को बोलेगा कि आपका कस्टमर आया था और हमारे यहां से पैसे निकाल के चला गया, जबकि उसका अकाउंट तो आपके पास है, उसने जो भी पैसे आपके पास जमा कर रखे हैं उसमें से हमें दे दीजिए। तो ये एक तरीके का सेटलमेंट है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के सेटलमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए ए और ये है इसका बैंक पीएनबी, और इसने क्या किया है कि बीएसएनएल को पेमेंट किया है एक चेक के थ्रू। लेकिन आप देखिए बीएसएनएल को इसने चेक के थ्रू पेमेंट तो कर दिया, लेकिन क्या बीएसएनएल को पैसा मिल गया? नहीं, अभी तो बीएसएनएल के पास सिर्फ चेक आया है। और अब मान लेते हैं कि बीएसएनएल को वो पैसा लेना है तो या तो वो पीएनबी जाए, और अगर पीएनबी जाएगा, क्योंकि ए ने जो चेक दिया है उसका कैश कहां पर पड़ा है? उसके पास में, पीएनबी के पास में पड़ा है, क्योंकि इसका अकाउंट तो पीएनबी के पास में है, तो यहीं पर इसका कैश पड़ा हुआ है। अब अगर बीएसएनएल पीएनबी में सीधा चला जाए और बोले कि हमें ए का जो पैसा है वो दे दीजिए, तो जब ये पीएनबी पैसा देगा तो ये हुआ पेमेंट और ये हुआ सेटलमेंट। लेकिन मान लेते हैं कि इसका खाता जो है बीएसएनएल का अकाउंट है एसबीआई में, और बीएसएनएल एसबीआई को बोलता है कि चूंकि आप हमारे बैंकर हो और बैंक का ये काम भी होता है कि वो कस्टमर के चेक कलेक्शन का काम करे, यानी कस्टमर के जो भी चेक हैं उनको कलेक्ट करके वहां से पैसा लाकर इनको दे। तो फिर एसबीआई को ये बीएसएनएल बोलेगा कि दोस्तों आप जो है हमारे लिए पैसा लेकर आइए पीएनबी से। तो जब ये पीएनबी और एसबीआई जो है क्लियरिंग हाउस में मिलेंगे तो यहां सेटलमेंट का काम होगा। तो ये एक तरीके से पेमेंट और सेटलमेंट का सिस्टम है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास में पेमेंट के मोड्स क्या हैं, और उन पेमेंट के मोड में फिर किस तरीके से आपका सेटलमेंट होता है। तो पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? हम पेमेंट कर सकते हैं कैश में। सबसे पहला पेमेंट का मोड तो ये है। अब अगर हम कैश में पेमेंट करें तो इसमें क्या दुविधा है या इसमें कैसे सेटलमेंट होता है? तो बहुत आसान है। आपको जिसको पैसा देना है सीधा कैश ले जाके दे दीजिए। इसमें तो कहीं पर भी कोई भी चीज जो है बीच में मीडिएटर के रूप में काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कैश उसको सीधा दे देते हैं। लेकिन इसके क्या लॉसेस हैं या इसके क्या बेनिफिट हैं? एक तो इजी सेटलमेंट हो जाता है, इजी है ना, सीधा कैश दिया और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरा क्या है? फास्ट है। फास्ट का मतलब ये कि आप बैंक में पैसा डालिए, फिर अपना चेक किसी और को दीजिए, फिर वो जिसको चेक दिया है वो अपने बैंक को चेक देगा, फिर वो बैंक आपके बैंक में आकर पैसा लेगा। यानी जैसे ए है, इसका अकाउंट है पीएनबी में और इसने बी को चेक दिया और बी का खाता है एसबीआई में। तो देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। ए अपने खाते में पैसा डालेगा, यहां से वो चेकबुक लेगा, वो बी को देगा, बी एसबीआई जाएगा, एसबीआई पीएनबी जाएगा, यहां से पैसा लेगा, फिर बी को खाते में डालेगा। तो ये इतना लंबा प्रोसेस ना हो तो ये कैश इजी है। लेकिन इसके नेगेटिव्स क्या हैं? नेगेटिव नुकसान क्या है इसके?
इसके नुकसान ये हैं कि एक तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा है इसमें ब्लैक मनी का भी इन्वॉल्वमेंट है, ब्लैक मनी को प्रमोशन होता है। रिकॉर्ड नहीं है यानी आप कहीं पर भी प्रूव नहीं कर सकते कि मैंने इसको कैश दिया है, जबकि अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन होने में स्टेटमेंट वगैरह में आपका कोर्ट वगैरह में भी मान्य होता है। दूसरा ब्लैक मनी को प्रमोशन होता है कि अगर आप पैसा जो है वो सीधा कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जब उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है तो कई बार इलीगल सोर्सेज से आया हुआ धन भी इधर उधर ट्रांसफर में चला जाता है। तो ये सारी चीजें इस कैश के माध्यम में गड़बड़ है। अगर हम कैश से ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो हमारे पास में क्या चीजें हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या चीजें हैं। सबसे पहले अगर पहला तो कैश है, ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। चेक, CHEQUE, चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब चेक के थ्रू अगर पेमेंट करें तो चेक तो आप घर पे छाप नहीं सकते, तो इसका मतलब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक जाना ही पड़ेगा। और अगर आप बैंक जा रहे हैं तो फिर देखिए आपके और जिस व्यक्ति को आप पेमेंट दे रहे हैं उसके बीच में बैंक भी इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है उसको हम बोलते हैं पार्टीज ऑफ, कितनी पार्टी है, पार्टी। तो इसमें 3 पार्टीज होती हैं, 3 पार्टीज ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। चेक की 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है इसमें ड्रॉवर, एक होता है इसमें ड्रॉई, और एक होता है इसमें पेई। यह आपका पूछा जा सकता है कभी, क्योंकि टेक्निकल टर्म है ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। तो देखिए ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है और पेई कौन होता है। जो व्यक्ति चेक को देता है वो ड्रॉवर होता है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लूं, ए ने BSNL को चेक दिया, तो ए हो गया ड्रॉवर और BSNL हो गया पेई। ध्यान रखिएगा, पेई जो है, जिसको पैसा दिया जाता है वो पेई होता है। किसको पैसा दिया जा रहा है, तो BSNL को पैसा दिया जा रहा है। अब ड्रॉई कौन है, ड्रॉई का मतलब ए का बैंक कौन सा है। ए का बैंक मान लीजिए SBI है, तो फिर आप यहां पर लिखेंगे कि ड्रॉई कौन है, SBI है। तो यहां पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। बेसिकली 3 ही होती हैं, लेकिन कभी कभी 4 हो जाती हैं। कैसे, अगर मान लीजिए इस BSNL का भी कोई बैंक है जिसका नाम है यूको बैंक, और BSNL जब अपना चेक यहां पर जमा कराएगा तो देखिए अब 4 पार्टीज हो गए। तो ये ड्रॉवर, ये आपका पेई, ये ड्रॉई, और इसको बोलते हैं पेई बैंक। तो पेई बैंक का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब आपको यहां से पैसा नहीं मिलेगा। तो पेई बैंक कौन होगा, यूको होगा। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप पैसा जो है, ये BSNL जो है, ये पैसा अगर सीधा SBI से ले ले तब तो 3 ही पार्टीज हुई ना, ड्रॉवर, पेई और ड्रॉई। लेकिन BSNL अगर कैश सीधा SBI से नहीं ले तब एक्चुअली यहां पर प्रॉब्लम है। अगर ये यहां से कैश नहीं ले तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है यूको जाना पड़ेगा। तो तीसरा जो 3 जो पार्टी है उसके अलावा जो अतिरिक्त पार्टी आएगी चौथी, उसको आप बोल सकते हैं कि पेईज बैंक, इसको बोलते हैं पेई बैंक। तो आप ये समझिए कि ये 1, 2 और 3 पार्टी तो कंफर्म यहां पर है ही, चौथी पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। ये तो हुआ चेक का सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि चेक के क्या क्या टाइप्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं कैश की, बात की हमने, दूसरा ऑप्शन हमने बात की चेक की, और चेक में अब हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ चेक कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बियरर चेक की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बियरर चेक की। बियरर चेक क्या है, या हम बात करें आगे ऑर्डर चेक की, तो वो क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए बियरर चेक क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले एक पिक्चर दिखा देता हूं यहां पर चेक की, तो वो आप समझिएगा। ये चेक की पिक्चर है, देखिए ये चेक है, आपको नजर आ रहा होगा ये चेक है। इसमें देखिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, जहां पे आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो बियरर क्या होता है, आपने यहां पर लिखा कि मान लीजिए ये पैसा देना है, मैंने यहां लिख दिया कि ये पैसा राम को देना है, रामलाल को देना है। तो ये पैसा रामलाल को दीजिए या उनके आदेश पर। तो आप देखिए यहां पे ये अगर मैं रामलाल लिखूंगा और यहां पे मैं इसको नहीं काटूंगा, यानी ये और ऑर्डर, यानी या तो रामलाल को दीजिए या उनके आदेश पर किसी को दीजिए। तो अगर मैं ये काट देता हूं तब तो ये बियरर चेक है। अगर मैं ये नहीं काटता हूं तो फिर ये ऑर्डर चेक हो जाएगा। कैसे,
कि अगर आप ये कहते हैं कि आपका चेक बेयरर है, तो बेयरर का सिंपल सा मीनिंग है कि किस व्यक्ति को पैसा मिलेगा? जिसके पास चेक है। वन हु बियर्स द चेक, वन हु बियर्स द चेक, यानी उसको पैसा मिलेगा जिसके पास वो चेक है। अब चाहे वो श्यामलाल को मिल जाए, मोहनलाल को मिल जाए, किसी को भी मिल जाए, जिसके पास वो चेक होगा उसको पैसा मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका चेक गुम होकर किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं चला जाए, तो फिर आपका दूसरा वाला चेक होगा, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर चेक। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर चेक। और ऑर्डर चेक का क्या मतलब है? ऑर्डर चेक का मतलब है कि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ रामलाल को ही मिलेगा। अब देखिए यहां पर भी कुछ गड़बड़ है। पहले तो आप ये समझिएगा कि ये जो दो टाइप के चेक मैं बता रहा हूं, ये अलग अलग चेकबुक नहीं होती है। उस चेक में ही आप बियरर शब्द काट दें तो बियरर की बजाय ऑर्डर हो जाएगा, तो यही चीजें उसमें होती हैं। तो चेकबुक एक ही प्रकार की होती है, लेकिन आप उसको अलग अलग बना सकते हैं। तो पहला तो बियरर चेक है कि जिसके पास चेक हो वो ले ले, दूसरा है कि जिसका नाम लिखा हो वो ले ले। लेकिन इन दोनों में क्या गड़बड़ है? एक तो इसमें कि अगर चेक लॉस्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है, दूसरा इसमें जरूरी नहीं है कि रामलाल एक ही व्यक्ति हो, रामलाल दो भी हो सकते हैं। तो ऑर्डर चेक में जरूर बैंक का दायित्व होता है कि वो ये देखे कि एक्चुअल में ये रामलाल है या नहीं। बियरर चेक में तो उसको कुछ नहीं देखना है, साइन कराया, दिया चेक। लेकिन अब किसका नाम का चेक था, साइन किसने किया है, वो इतना देखना बैंक का काम नहीं है। लेकिन ऑर्डर चेक में बैंक का या बैंक के स्टाफ को ये देखना होता है कि वास्तव में वो रामलाल ही है क्या। तो रामलाल को कैसे पहचानेंगे? आप इसमें यहां थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है गौरव और इसने चेक दिया रामलाल को। यहां पर कॉन्सेप्चुअल चीज क्या है समझिएगा। गौरव का अकाउंट है पीएनबी में और इसने चेक दिया रामलाल को। अभी रामलाल से ये चेक हो गया और ये मिल गया श्याम को। तो आप देखिए श्याम पैसा लेने कहां जा रहे हैं? पीएनबी में जा रहा है। तो आप इसको समझिएगा ध्यान से कि पीएनबी के पास में किस व्यक्ति का रिकॉर्ड होगा। इसके पास में गौरव का साइन होगा, रामलाल का साइन होगा या श्याम का साइन होगा। क्योंकि पीएनबी का कस्टमर तो गौरव है, इसलिए साइन, सिग्नेचर, फोटो, कुछ भी डिटेल होगी तो वो किसकी होगी? गौरव की होगी। अब पीएनबी ये रामलाल का चेक जब श्यामलाल लेके जाएगा तो अगर वो बियरर चेक है तब तो पीएनबी ऐसे ही दे देगा, साइन करा लेगा। और आपको पता है कोई भी रामलाल का साइन कर देगा। अगर रामलाल का साइन किसी ने भी कर दिया तो पीएनबी को थोड़ी ना पता लगेगा कि रामलाल कैसा साइन करता है। तो पीएनबी के पास तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर ये ऑर्डर चेक है, ऑर्डर चेक है तो रामलाल का चेक मिल गया श्यामलाल को, और श्यामलाल जब यहां पर जाएगा तो पीएनबी ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर चेक में क्या कर सकता है? वो ये बोलेगा कि आप कम से कम अपना आईडी दिखाइए। और आईडी दिखाने की जब बात आएगी तो हम ये कहेंगे कि श्यामलाल के पास तो रामलाल की आईडी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसने कहीं से मिल गई हो। और इसी रामलाल की आईडी होना जरूरी नहीं है, हो सकता है श्यामलाल का कोई दूर का रिश्तेदार और चेक भी 50 लाख रुपए का है या 10 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का है। तो ये श्यामलाल उस रामलाल को अप्रोच कर लेगा और उसका आधार कार्ड दिखा देगा इनको। यानी ये जो डॉक्यूमेंट दिखाएगा वो रामलाल सेकंड के दिखाएगा, दूसरे रामलाल के दिखाएगा। अब पीएनबी को क्या पता कि गौरव ने किस रामलाल को पैसा दिया है? तो ऑर्डर और बियरर चेक में हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि आप जब अकाउंट से पैसा निकालते हैं यहां से तो फिर आपको ट्रेस नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए ये लोग पैसा निकाल के चले गए, हो गया। अब ये रामलाल इसको फोन करता है कि मेरा पैसा खो गया है, मेरा पैसा खो गया है, अब मेरा चेक हो गया है, अब मैं कैसे वो चेक को करूं? तो ये अपने बैंक जाएगा तो बैंक बताएगा कि वो पैसा तो किसी ने निकाल लिया है। अब ये बोलेंगे किसने निकाला है? तो बोलेंगे रामलाल ने निकाला है। तो इनके बीच में झगड़ा होगा फिर, और ये जो कोर्ट जाएंगे और जब पता चलेगा कि वो साइन उनका नहीं है, आईडी उनका नहीं है, तो बात होगी वो कि फ्रॉड हो गया है। लेकिन उससे पहले तो पैसा निकल जाएगा। तो बियरर चेक में तो रिस्क है ही, ऑर्डर चेक में और भी रिस्क है। ऑर्डर चेक में भी रिस्क है कि वो आईडी या वो कैसे भी करके पैसा निकाल सकता है। और जब पीएनबी से पैसा चला जाएगा तो कोर्ट केस तो इनके बीच में होता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे ट्रेस करेंगे कि पर्सन जो पैसा निकाल के गया वो कौन था? आप सोचेंगे कैमरा लगा हुआ होगा या बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन इतना ट्रेस होना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि कैमरा वर्क नहीं कर रहा हो सकता है उसका इमेज उतना अच्छे से दिखी नहीं हो सकता है इमेज पता लग गई हो, कुछ ऐसा बना के आया हो, इमेज दूसरी बना के आई हो, नकली दाढ़ी मूछ लगा ली हो, कुछ भी चीजें पॉसिबल है।
तो ये हमारे लिए रिस्की है। तो ऑर्डर और बियरर चेक आप समझे होंगे, बियरर का मतलब जिसके पास चेक होगा वो पैसा ले सकता है, दूसरा ऑर्डर चेक में वही व्यक्ति पैसा ले सकता है जिसके पास में उसका आइडेंटिटी या चीजें हैं और वो बैंक वो चेक करता है। अब अगर हम इन दोनों से बचना चाहते हैं तो फिर हमें तीसरे नंबर का चेक यूज करना पड़ेगा, और तीसरे नंबर का चेक क्रॉस्ड चेक। अब क्रॉस चेक क्या है? क्रॉस चेक ये है कि जैसे आपका ये चेक है और अगर ये चेक है तो यहां पे अगर आप 2 लाइन खींच देते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस्ड चेक। अब ध्यान रखिए, इसको कई लोग जो है ज्ञान के अभाव में इसको अकाउंट पेज चेक भी बोलते हैं। अकाउंट पेज चेक थोड़ा अलग है, क्रॉस चेक थोड़ा अलग है, दोनों में क्या है आज फर्क पता लग जाएगा। तो क्रॉस चेक का मतलब क्या है? अब आप देखिए यहां पे अगर आपने क्रॉस चेक दिया है तो जब ए ने जो पीएनबी का कस्टमर है जब बी को अकाउंट में चेक दिया है, देखिए हम ट्रांजैक्शन समझ रहे हैं, थोड़ा आपको थोड़ा दिक्कत तो आएगी क्योंकि ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे नहीं तो पता नहीं लगेगा, लेकिन ये क्लियरिटी तभी आएगी। और ये मैं नहीं कहता कि एग्जाम में आता ही आता है इस तरीके का, लेकिन इससे हमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पता लगती है, इससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि क्लियरिंग क्या होती है, सीटीएस क्या होता है, एमआईसीआर क्या होता है, कैसे बैंकों का आपस में कोरिलेशन होता है। तो ये बहुत सारी चीजें आपके काम की है। तो ए जो है वो देखिए क्या कर रहा है, पीएनबी में इसका खाता है और ए ने किसको चेक दिया? बी को। अब बी जो है वो क्या करेगा? पीएनबी में जाएगा कि चलिए पैसा दे दीजिए। अभी घूमने उमने का सिस्टम नहीं है, बी ही एक्चुअल कस्टमर है और बी पीएनबी में गया चेक का पैसा लेने के लिए। लेकिन ये वाला चेक क्या, ऑर्डर और बियरर नहीं था। ये 2 लाइन खींचने से क्या हुआ? ये 2 लाइन खींचने से वो चेक क्या हो गया? वो चेक हो गया क्रॉस्ड चेक। तो अब ये जब यहां पर पैसा लेने के लिए जाएगा पीएनबी में, तो पीएनबी इसको बोलेगा कि इसका कैश नहीं दे सकते आपको। क्यों कैश नहीं दे सकते? क्योंकि ना तो ये ऑर्डर चेक है ना ही ये बेरर चेक है, ये तो क्रॉस्ड चेक है। और क्रॉस्ड चेक का पैसा केवल और केवल अकाउंट में ही डिपॉजिट होता है। अब इससे क्या होगा? अकाउंट में डिपॉजिट होने से हम पता कर सकते हैं कि ए के खाते से पैसा निकल के किस अकाउंट में गया, नंबर 1। दूसरा, अगर बी ये बोले कि ठीक है अकाउंट में डाल दीजिए, तो पीएनबी बोलेगा आपका खाता नंबर बताइए। अगर पीएनबी ऐसा बोलता है कि आपका खाता नंबर बताइए, तो फिर बी बोलेगा कि मेरा खाता तो पीएनबी में नहीं है, मेरा खाता तो एसबीआई में है। तो फिर पीएनबी बोलेगा फिर कर क्या रहे हो यहाँ पे? कम से कम धाकड़ कॉन्सेप्ट में एक आध क्लास पढ़ लेते तो आपको पता लग जाता कि ये चेक जो है ऐसा नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं आप? यानी बी यहां जाके कैश नहीं ले सकता है। क्यों कैश नहीं ले सकता है? क्योंकि ये क्रॉस्ड चेक है और क्रॉस्ड चेक का पैसा केवल और केवल एक अकाउंट से निकलकर दूसरे अकाउंट में ही डिपॉजिट होता है। तो अब या तो बी पीएनबी में अकाउंट खुलवा ले और या फिर बी क्या करे, फिर अपने बैंक में जाए। दोनों ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है। लेकिन देखिए यहां अकाउंट खुलवाना तो फिजिबल नहीं है, क्योंकि बी के पास बहुत सारे चेक आते होंगे जो डिफरेंट बैंकों से होते होंगे। अब अगर डिफरेंट बैंकों में अकाउंट खुलवाने लग गए तो 50 अकाउंट हो जाएंगे। इसलिए बी सीधा साधा ये समझता है गणित कि मुझे अपने बैंक में जाना है, और इसका बैंक कौन है? एसबीआई। और जब इसका बैंक एसबीआई है, इसका मतलब इस एसबीआई में ये चेक जमा करेगा। तो आपने देखा होगा कि आप एक ड्रॉप बॉक्स में चेक डाल के आ जाते हैं। तो एसबीआई में जब आप चेक जमा करेंगे तो फिर एसबीआई और पीएनबी के बीच का काम है कि वो कैसे काम करते हैं। लेकिन फिर भी कभी भी मान लीजिए इनके बीच में झगड़ा होता है कि मेरा पैसा तूने लिया, ये बोलेगा मैंने नहीं लिया, तब ये रिकॉर्ड वेरीफाई होगा। यहां पूछा जाएगा, कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी की जाएगी कि पीएनबी को पूछा जाएगा कि आपने ए को चेक जारी किया था, उस चेक का पैसा आपने किसको दिया? तो पीएनबी बोलेगा मैंने एसबीआई को दिया। फिर एसबीआई के ऊपर इंक्वायरी आएगी कि एसबीआई को पूछा जाएगा आपने चेक का पैसा किसको दिया? वो बोलेगा मैंने बी के खाते में दिया। इसका कोई प्रूफ है क्या? तो स्टेटमेंट बता दिए जाएंगे। तो बी कभी मुकर नहीं सकता पैसे से। इसलिए क्रॉस्ड चेक देना, आपने देखा होगा जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो हमेशा 2 लाइन खींचते हैं ताकि सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे और अकाउंट से अकाउंट ही ट्रांजेक्शन हो। अब बस हमें यह देखना है कि पीएनबी और एसबीआई जो है इसका सेटलमेंट कैसे करेंगे। सेटलमेंट वर्ड मैंने आपको पहले भी यूज किया था, तो ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। एक बार हम चेक के टाइप देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बीच में क्लियरिंग सिस्टम कैसे काम करता है और सीटीएस कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये क्रॉस चेक हो गया। अब हम आगे के चेक की अगर बात करें तो क्रॉस्ड चेक के बाद एक चेक होता है अकाउंट पेई चेक। अकाउंट पेई चेक, तो ये जो अकाउंट पेई चेक होता है ये भी सेम सिमिलर इसी तरीके का चेक होता है। देखिए चेक के जो मैं अलग अलग टाइप बता रहा हूं, फिर आपको याद दिला रहा हूं कि आप बैंक में जाकर ये मत मांग लेना कि मुझे बेरर चेक दो, मुझे ऑर्डर चेक दो, मुझे अकाउंट पेई चेक दो, मुझे क्रॉस चेक दो। ऐसा नहीं कहना। आपको चेकबुक एक ही मिलेगी,
वहां पे लाइन खींचकर या कुछ काट कर आप उस चेक का फॉर्मेट बदल सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं, उसका टाइप बदल सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले 2 लाइन खींची थी तो वो चेक कौन सा हो गया था, वो चेक हो गया था क्रॉस चेक। अब मैं इन 2 लाइन खींच के, 2 पैरेलल लाइन यहां पर खींच के अकाउंट पे ही लिख दूं तो ये चेक अकाउंट पे ही होगा। इसका भी सेम सिस्टम रहेगा। इसका सेम सिस्टम क्या रहेगा कि ए ने बी को दिया और ए का अकाउंट है पीएनबी में, तो इसको सीधा पैसा नहीं मिलेगा। इसको सीधा पैसा नहीं मिलेगा तो फिर पैसा कहां से मिलेगा? तो या तो बी यहां पर अकाउंट खुलवा ले या फिर बी अपने बैंक में चला जाए और अपना बैंक एसबीआई है तो वो इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो जाए। इसमें भी सेम है। तो आप पूछेंगे सर फिर फर्क क्या है क्रॉस्ड और अकाउंट पे में? फर्क है। फर्क क्या है कि देखिए अभी मान लीजिए कि यहां पे हम एक कंडीशन अज्यूम करते हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है कि हम यहां पर एक कंडीशन अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए बी के पास में एक लेनदार है, यानी बी को भी किसी को पैसा देना है, वो सी है। अब ये 5000 का चेक था मान लीजिए और बी में भी ये 5000 ही मांगता है। तो अब आप देखिए बी यहां से पैसा निकाल के इसको दे, इससे अच्छा बी सोचता है कि क्यों ना मैं ये चेक इसको दे दूं। लेकिन आपने तो पढ़ा था कि जिसके नाम का चेक हो उसी को दिया जाता है। इसका मतलब ये पॉसिबल यहां पर तो नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है कि बी अगर इस चेक से रिलेटेड अपने सारे पावर, अपनी सारी अथॉरिटी सी को ट्रांसफर कर दे तो ये पॉसिबल है। उसको हम बोलते हैं कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चूंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, यानी एक सर्टेन अमाउंट के बदले में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफरेबल है। अगर ये नेगोशिएबल है तो बी किसको ट्रांसफर कर सकता है? सी को। और फिर सी किससे पैसा ले लेगा? या तो पीएनबी से ले लेगा या फिर क्या करेगा, सी जो है अब वो अपने बैंक में जाएगा। और मान लीजिए सी का बैंक है यूको बैंक। अगर सी का बैंक है यूको बैंक तो अब सी का यूको बैंक और पीएनबी के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। तो देखिए इनमें क्या फर्क हुआ कि जो अकाउंट पे ही चेक है वो इस तरीके से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अकाउंट पे ही चेक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अगर क्रॉस्ड चेक होता तो ए बी को देता, बी सी को देता, सी डी को देता, डी ई को देता, कितना ही नंबर ऑफ टाइम्स आप जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर का केस केवल और केवल क्रॉस्ड में हो सकता है। अकाउंट पेई में बी के खाते में ही पैसा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी के खाते में पैसा जाएगा। तो ये अकाउंट पेई और क्रॉस्ड का डिफरेंस है। अब अगर बात करें कि ए जो है वो बी को चेक दे रहा है और बी जो है वो सी को चेक दे रहा है, तो ये कैसे ट्रांसफर करेगा अपने अकाउंट्स को, या अपने राइट को कैसे ट्रांसफर करेगा? तो ये क्या कर सकता है, ये उस चेक के बैक पर ये लिख सकता है कि दिस चेक इज ट्रांसफर्ड टू, दिस चेक इज ट्रांसफर्ड टू सी। जब वो ऐसा लिख कर देता है तो ये प्रोसेस कहलाती है इंडोर्समेंट। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इंडोर्समेंट। चेक को इंडोर्स कर दिया, चेक का राइट जो है वो सी को ट्रांसफर कर दिया, तो यही प्रोसेस इंडोर्समेंट कहलाती है। ये इंडोर्समेंट कितनी भी बार हो सकता है। सी भी उस चेक के बैक पर इंडोर्समेंट कर सकता है और डी को दे सकता है, डी भी उस चेक को ई को इंडोर्स कर सकता है। तो ये जो इंडोर्समेंट की प्रोसेस है कितनी भी बार हो सकती है, लेकिन ये कितनी भी बार जो प्रोसेस होगी वो केवल और केवल क्रॉस्ड के संदर्भ में होगी, अकाउंट पेई के संदर्भ में नहीं होगी। और अगर चेक के पीछे लिखते लिखते उसका पूरा बैग भर जाए तो आप इसके साथ में एक पेपर भी अटैच कर सकते हैं और उसमें साइन करते जाइए, लिखते जाइए। अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई तो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे बाद में। उस एक्ट में लिखा है कि बी ई डी सी ये सब ए पे केस कर सकते हैं, सब ए पे केस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ए ने फ्रॉड किया है, कुछ गड़बड़ की है, उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, चेक डिसऑनर हो जाता है, तो ये सारे लोग जो है, क्योंकि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या कर सकता है, ए को केस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे, उसकी कुछ धाराएं वगैरह पढ़ेंगे। अभी आप बस ये समझिएगा कि क्रॉस्ड और अकाउंट पेई का डिफरेंस क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। फिर हम बात करें 5वें प्रकार के चेक की, तो हम उसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। अब पोस्ट डेटेड चेक क्या है भाई? पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है कि अगली तारीख का चेक। जैसे मैंने आपको ये चेक बताया था, ये चेक मैंने आपको बताया है, तो देखिए इस चेक में क्या है, यहां पर डेट का कॉलम है। मान लीजिए आज कोई तारीख है, लेकिन मैं डाल देता हूं कि इस पे 30 दिसंबर 30/12/2022 डाल देता हूं।
मैंने बोला 30 दिसंबर 2022, तो जब 30 दिसंबर 2022 डालूंगा तो ये है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक में क्या होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आश्वासन देना चाह रहा है, अश्योरेंस देना चाह रहा है कि आप क्या करिए, ये चेक मेरे से 2022 में लीजिएगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो जिसको भी आपने 2022 की डेट डाल के दिया है वो 2022 से पहले कभी भी पैसा नहीं ले पाएगा। इसी को हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अभी आपके पास में सिलेक्शन नहीं है, तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि चलो मैं नौकरी लगने वाला हूं, आप मेरे से बाद में ले लीजिएगा। तो पोस्ट डेटेड चेक जो है उसको हम बोलेंगे फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट का चेक, इसी को हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एंटी डेटेड चेक। तो एंटी डेटेड चेक जो है वो पोस्ट डेटेड चेक का बिल्कुल डिफरेंट है। एंटी डेटेड चेक जो है वो प्रीवियस डेट का चेक है। प्रीवियस डेट, प्रीवियस डेट का मतलब क्या है, आज जो तारीख है उससे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले का चेक देना ही प्रीवियस डेट का चेक कहलाता है। अब ये कहाँ यूज होता है, ये तो समझ में आया कि अभी पैसा नहीं है आपके पास, अभी पैसा नहीं है लेकिन सामने वाले को अश्योरेंस देना है तो आप पीडीसी दे दीजिए उसको। पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट्स में यह शो करना चाहते हैं कि मैंने XYZ व्यक्ति को पैसा तो 1 महीने पहले ही पे कर दिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने वो चेक लिया नहीं, इसीलिए अब मेरा पैसा मैंने दे दिया है, अब वो जब चाहे तब ले। जैसे मान लीजिए अभी मार्च का महीना चल रहा है, सपोज मार्च का चल नहीं रहा है लेकिन मान लीजिए मार्च का महीना चल रहा है, तो मान लीजिए आपने किसी को 15 मार्च को चेक काट के दे दिया। अब आपकी तरफ से तो आप अपने अकाउंट में एक आउटस्टैंडिंग बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आपने तो पेबल कर दिया उसको, अब वो जब अकाउंट से जाएगा तो फाइनली सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा अकाउंट्स में इधर उधर उलट फेर करने के लिए एंटी डेटेड चेक का यूज करते हैं। और पोस्ट डेटेड चेक का भी मैंने आपको बता दिया। जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको देखिए पता होगा कि आपने बाइक का लोन लिया किसी प्राइवेट फाइनेंसर से, तो वो प्राइवेट फाइनेंसर क्या करता है, 12 महीने के चेक आपसे एडवांस ले लेता है बिना डेट डाले। वो धीरे धीरे या डेट डाल के वो एक महीने डालता रहता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि वो फ्यूचर पेमेंट आपसे लेना चाहता है, तो अश्योरेंस के लिए वो आपसे करता है। लेकिन आप इसके जाल में फंसिएगा नहीं, अश्योरेंस के जाल में, क्योंकि चेक जो है डिसऑनर हो सकता है। कैसे डिसऑनर होता है, क्या क्या रीजंस होते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एक टाइप ऑफ चेक की जिसको हम बोलते हैं स्टेल चेक। स्टेल का मतलब हो गया खराब। खराब कब होगा, देखिए एक चेक की वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स, यानी चेक जो है केवल 3 मंथ्स तक ही वैलिड होता है। किस डेट से 3 मंथ्स, तो किस डेट का 3 मंथ, यानी कि आपने जब वहां पर डेट लिखी थी कि 30/12/2022, तो जो आप यहां पर डेट लिख देंगे उस डेट से 3 महीने के लिए ही चेक जो है वैलिड होता है। अब आप कुछ भी डेट लिख दीजिए, अगर आपने 30/12/2022 लिखी है तो ये जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के लिए वैलिड है 2023 के, क्योंकि जो डेट आपने लिखी है उससे 3 महीने बाद के लिए। अगर आप वास्तव में मेरा लेक्चर देख रहे हैं और इस को समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो सबसे दिमागदार व्यक्ति हैं जवाब दें कि अगर हम पोस्ट डेटेड चेक देते हैं तो यहां पर तो एकदम क्लियर है कि हम कभी का भी पोस्ट डेटेड चेक दे सकते हैं, और जब तारीख का पोस्ट डेट चेक देंगे उस तारीख से 3 महीने के लिए वैलिड होगा। उसी तरीके से हम एंटी डेटेड चेक जब प्रीवियस तारीख का देते हैं तो वो कितने पहले का दे सकते हैं, एंटी डेटेड चेक कितने प्रीवियस डेट का दे सकते हैं, ये थोड़ा दिमाग लगा के सोच के बताइएगा। तो मैंने आपको बताया कि स्टेल चेक जो है वो केवल 3 महीने के लिए वैलिड होता है, और 3 महीने बाद वो चेक जो है खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। स्टेल का मतलब बासी हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर नया चेक देना पड़ता है, वो बैंक से कभी भी उठ नहीं सकता। जैसे मान लीजिए आपने बोला किसी को कि 1 अप्रैल 2021 का चेक आपने दिया, तो वो अप्रैल, मई और जून यानी 30 जून तक ही वो चेक को कैश करवा सकता है। 30 जून के बाद अगर वो जाएगा तो वो कैश नहीं करा सकता, इसी को हम बोलते हैं स्टेल चेक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें 1-2 और चेक की, तो एक आपका चेक है ब्लैंक चेक। तो ब्लैंक चेक तो आप समझते हैं, ब्लैंक चेक तो बिल्कुल ब्लैंक है, केवल आप यहाँ पे साइन मार दीजिए और हो गया ब्लैंक चेक। आप अपना जो है किसी को भी आप खरीदते हैं, किसी इंसान को अगर कोई इंसान खरीदता है तो उसको ब्लैंक चेक ही देता है वो, कि भर लो अपनी कीमत, बता दो अपनी औकात कितने में बिकते हो। तो ये जो है ब्लैंक चेक होता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें 90 नंबर की, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि कैंसल्ड चेक। कैंसल्ड चेक क्या होता है, अब आप देखिए कैंसल्ड चेक कहां पर काम आता है। मान लीजिए चेक है
अब आप एक ऐसी जगह कहीं से जुड़े हुए हैं जहां से आपकी इनकम आती है। सपोज आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और शेयर मार्केट से आपको क्या मिलता है, डिविडेंड। एक शेयर पे साल में मिलने वाला आपको लाभ जो मिलता है उसको लाभांश बोलते हैं, लाभांश। तो जब आपको लाभांश मिलता है वहां से, तो वो कहां भेजेंगे, आपके घर आके तो देके नहीं जाएंगे कि देखो आपके शेयर की इतनी इनकम हुई है, लीजिए साहब, तो ये तो करेंगे नहीं। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो सीधा खाते में पैसा भेजते हैं। अब उनको खाता तो पता होना चाहिए। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री में, जियो में आपने इन्वेस्टमेंट किया और उससे आपको इनकम हुई है, लाभांश हुआ, तो आपके खाते में पैसा भेजेंगे। खाते में पैसा भेजेंगे तो आपका अकाउंट नंबर तो पता होना चाहिए उनको। अगर अकाउंट नंबर नहीं पता है तो वो आपको पूछेंगे कि बताइए आपका अकाउंट नंबर क्या है। आप जब ऐसे अकाउंट नंबर बताते हैं तो वो अकाउंट नंबर का प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे बोलने में बहुत दिक्कत है, नंबर चूक जाते हैं, कुछ और दिक्कत हो जाती है, किसी और के अकाउंट में पैसा चला गया। तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप उनको बोलते हैं कि भाई रुक जाओ, मैं आपको एक चेक पे ऐसे 2 लाइन घुमा के लिख देता हूं, कैंसल्ड। अब इस चेक में क्या होता है, अकाउंट डिटेल होती है, ब्रांच का नाम होता है, सब कुछ नाम होता है। तो आप उसको देख के अपना डेटा एंट्री करिएगा। फिर अगर गड़बड़ हुई तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तो ये दे दिया। अब ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि ये लोग कहीं यूज ना कर लें फ्रॉड, या फिर ये रास्ते में बीच में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कोई दूसरा कुरियर बॉय या कुछ और ना कर दे, इसलिए कैंसल कर दिया जाता है। तो यूज तो कहीं नहीं आएगा, ये केवल मेयर इंफॉर्मेशन के पर्पज से काम आएगा। जैसे देखिए ये चेक मैंने दिया था, तो इस चेक में आपकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जैसे देखिए यहां पर खाता नंबर की सील लगती है, प्रिंटेड आता है, ये आपका अकाउंट नंबर हो गया, ये आपका बैंक हो गया, ये कौन सा बैंक है, ये आपका जो है ब्रांच का कोड हो गया, ये आपका आईएफएससी कोड हो गया, ये आपकी जगह हो गई, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई आती है। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसा करके कैंसल्ड कर दूं, तो ये हो गया कैंसल्ड चेक। तो ये कैंसल्ड चेक इस तरीके से दे दिया जाता है इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आपको समझ आया होगा ही हो। और बाकी अगर आप देखें तो एक चेक और देख लेते हैं, उसको बोलते हैं गिफ्ट चेक। तो गिफ्ट चेक क्या है, जैसे आप किसी को गिफ्ट खरीद के देते हैं, 1000, 2000, 5000 का जो भी आपको गिफ्ट देते हैं, तो वो गिफ्ट आप कहीं से खरीदते हैं। अगर आप चाहें कि किसी को गिफ्ट नहीं देना है, आपका कोई दोस्त मित्र यार तो केवल पैसा ही चाहता है, यानी उसके हिसाब से पैसा चाहने का मतलब ये कि उसके हिसाब से वो खरीदना चाहता है कि वो क्या, उसको क्या अच्छा लगता है, तो आप उसको गिफ्ट चेक के रूप में चेक दे सकते हैं। ऐसे तो आप उसको कैश भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऑड लगता है, कुछ अच्छा सा रैपिंग वगैरह हो उसकी चेक की और थोड़ा अच्छा दिखने में लगे, उसको प्राइज टाइप दें। जैसे आपको पता है क्रिकेट में कोई मैन ऑफ द मैच जीतता है तो उनको बड़े बड़े चेक दिए जाते हैं, वो तो सिंबॉलिक होते हैं, लेकिन चेक क्यों दिए जाते हैं, एक पेटी भर के कैश भी तो दे सकते हैं ना, लेकिन इसलिए नहीं देते हैं कि वो दिखावा होता है और अच्छा दिखता है वो जब आपके पास में लिफाफे में पैक करके चेक टाइप आता है। इसी तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, एक बैंक से चेक खरीद सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत डिजाइन होगी, ऐसा होगा, और आप जिसको देना चाहेंगे उसका नाम प्रिंट हो जाएगा। अब आप उस व्यक्ति को XYZ को दे दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए जैसे 5000 का गिफ्ट किसी को आपने दिया, तो 5000 का चेक ले लीजिए, लिफाफे में डालिए और उसको दे दीजिए। किसी की शादी में भी कई बार ऐसे दे दिया जाता है कि आप दे दीजिए उसको, वो अपना गिफ्ट समझ के अपने बैंक से पैसा निकाल लेगा। तो बैंक में जाएगा पैसा, उसको बोलेगा ये मेरा गिफ्ट है, उसके खाते में पैसा आ जाएगा। तो ये मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ चेक्स बताया आपको। तो अभी तो हमने जो चीजें बताई है वो सिर्फ हमने डिस्कस किए क्या क्या, आज क्या क्या डिस्कस किया है, एक तो कैश और एक चेक, बस यही डिस्कस किया है हमने, और थोड़ा पेमेंट और सेटलमेंट के बारे में जाना है। इनके अलावा भी बैंक में और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे डीडी और पे ऑर्डर, और चेक के बारे में भी और चीजें हैं। जैसे चेक कोई ट्रस्टेबल नहीं है, चेक का ट्रस्ट नहीं है। क्यों ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि चेक अगर आपने किसी को दिया तो चेक काटने के लिए यह जरूरी नहीं होता है कि आपके अकाउंट में पैसा हो। आप किसी पार्टी में गए, वहां सब लोग बोल रहे हैं कि हम 1 लाख दान दे रहे हैं, 50,000 दान दे रहे हैं, 5 लाख दान दे रहे हैं, आपको लगा कि आपको भी दे देना चाहिए, आपने भी अपनी चेकबुक उठाई और 2 करोड़ रुपए लिख दिए और दे दिया संस्था को। क्या उस समय आपके खाते में पैसा होना जरूरी है? नहीं। जो आपका इज्जत खराब होगी वो तो अगले दिन होगी, परसों नरसों होगी, क्योंकि उस खाते में उतना पैसा ही नहीं होगा। तो आप अगर किसी के साथ फ्रॉड करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। किसी को आपने बोला कि सामान मुझे दे दीजिए, मैं आपको चेक दे देता हूं, वो मान जाएगा कि ठीक है, चेक तो बैंक का होता है, और उसने चेक ले लिया, सामान दे दिया, आप भाग गए। तो इस तरीके से चेक जो है वो यूज हो सकता है गलत कामों के लिए। तो इसको हम चेक का जो बोलते हैं कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो इसके लिए फिर आपका डीडी पे ऑर्डर का भी ऑप्शन है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।